नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए जल्दी से हमारे चैनल से सभी लोग जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दिए। जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दे, और क्योंकि आपके एक लाइक से जो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण हम और भी वीडियो लेकर के आने के लिए तत्पर रहते हैं। तो उसको ध्यान में रखते आप सभी लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए एक नए उमंग और एक जोश के साथ जो है अपने प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। और जो भी हो, जिन भाई बहन जो अभी नहीं तैयार हुए आ जाए, रेडी हो जाए, जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी लोग जो है जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 कहता है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, बताइए। गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण। और बी कहता है कुंडली में जो घर्षण के कारण होता है। और सी कहता है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। और डी कहता है गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, ठीक है। लोलक घड़ी की जो लंबाई का होती है वो बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में जो लगा हुआ समय होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। और आपकी लोलक घड़ी जो है इसका आविष्कार कब हुआ था, तो इसका आविष्कार जो हुआ था 1656 में, ठीक है। 1656 में इस घड़ी का आविष्कार हुआ था। और किसने किया था, तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने, ठीक है। क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था इसका आविष्कार, किसका, लोलक घड़ी का, ठीक है। सभी लोग नोट कर चुके, मैं आपको पुनः बता दूँ। लोलक घड़ी का जो आविष्कार किसने किया था, तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। कब किया था, तो 1656 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो सभी लोग नोट कर चुके। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है आपका दूसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है ऐसे में, बताइए। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। और दूसरा कहता है हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। और तीसरा कहता है दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके प्रति उसकी जो गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। और चौथा कहता है सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो बताइए इन कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कहता है 1 2, बी कहता है 3 4, और सी कहता है 1 2 4, और डी कहता है 2 3 4। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो आपका 1 2 4 जो है बिल्कुल सही है, और तीसरा जो है ये गलत है, ठीक है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य थे, ये बिल्कुल गलत है। अगर सुन जाएगा तो समय कैसे बताएगा, ठीक है। और जो पहला है ये भी सही है, ये भी सही है, और आपका ये भी सही, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका जो है तीसरा। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, बताइए। वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, और सी कहता है वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, और डी कहता है वह फट जाएगी। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो जब उसको 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष से फेंका जाएगा तो वह जो है वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, इसलिए ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आपका चौथा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन है, ठीक है। वो बाहरी पहियों पर उल्टेगा, दूसरा कहता है अंदर के पहियों पर उल्टेगा, तीसरा कहता है बाहर की तरफ फिसलेगा, और चौथा कहता है अंदर की तरफ फिसलेगा। तो बताइए कौन सा कथन सही है। 1 और 3 सही है, 2 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, और ऑप्शन डी कहता है 1 और 4 सही। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो आपका 2 व 3 जो है बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। वो क्या होगा, अंदर की ओर जो पहिया उसका उल्टेगा, और बाहर की तरफ क्या होगा, वो फिसलेगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 5वां स्क्रीन पे आ चुका है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 6वां। तेल से अंशतः भरा हुआ एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर जो है एक समान त्वरण में जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ बताइए क्षैतिज बना रहेगा, बी कहता है क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, और सी कहता है क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, और डी कहता है परवलीय वक्र का आकार होगा। तो राइट आंसर क्या है। तो वो क्या होगा, तो परवलीय वक्र का आकार लेगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। क्या, तेल से अंशतः भरा हुआ एक टैंकर जो है समतल सड़क पर जो आगे की ओर एक समान त्वरण में जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा, तो परवलीय वक्र का आकार लेगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 7वां। मानव शरीर का भार होता है, बताइए ध्रुव पर जन्म
होता है, पृथ्वी की सतह पर जो है सब जगह एक समान रहता है, और सी कहता है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, और डी कहता है मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो बताइए मानव शरीर का भार कहाँ पे अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है आपका 8वां, लोलक की कालावधि बताइए, जो उसका टाइम पीरियड है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो बताइए किस पर निर्भर करती है? तो वो जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, क्या? लोलक की कालावधि। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 9वां, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर बताइए पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद जो है बाद में गिरेगी, और डी कहता है कुछ अंतराल में गिरेगी। तो राइट आंसर क्या है? तो जो लकड़ी की गेंद है वो बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद जो है पहले गिर जाएगी, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 10वां, लकड़ी लोहे व मोम की समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? बताइए लकड़ी, लोहा, मोम या सभी साथ साथ पहुंचेंगे? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो जो है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है, ऑप्शन टी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है आपका 11वां, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? बताइए स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, और डी कहता है भगत सिंह। तो बताइए किस पे? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पे क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को जो है क्या राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है भारत सरकार ने 1984, ठीक है 1984 में। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा कब शुरुआत की गई थी, तो 1984 में। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। ठीक है, ये किसके उसमें जन्म दिवस के रूप में? तो स्वामी विवेकानंद के। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है आपका 12वां, किस महापुरुष की जयंती को बाल दिवस मतलब 14 नवंबर के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस जो आपके 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। बताइए किसके? सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसके? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो अगर आपसे पूछे विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 20 नवंबर को। ठीक है, 20 नवंबर को जो है विश्व बाल दिवस जो है मनाया जाता है। और जो है भारत में जो है कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो बताइए। तो अगर विश्व में देखा जाए तो इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 1954 में की गई थी। ठीक है, 1954 में। और भारत में जो है 14 नवंबर को मनाने का शुरुआत कब किया गया था? तो ये जो है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो है 1964, कब? तो 1964 से जो है बाल दिवस जो है भारत में 14 नवंबर को से मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को। ठीक है, बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 13वां, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 27 फरवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च, और डी कहता है 28 अप्रैल। तो किस तिथि को? तो 28 फरवरी को क्या है विज्ञान दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, किसके जन्म दिवस के अवसर पे? तो सी बी रमन। ठीक है, रमन इफेक्ट की खोज के लिए। ठीक है, तो ये कब से तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है आपका 14वां, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस जो है मनाया जाता है? बताइए इंदिरा गांधी की, कमला नेहरू की, सरोजनी नायडू की, या लक्ष्मी बाई की? तो किसकी? तो सरोजनी नायडू की। ठीक है, प्रतिवर्ष जो है आपका 13 फरवरी जो है महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय अगर महिला दिवस अगर पूछे आपसे तो ये 8 मार्च को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय जो है ये 8 मार्च 1975। ठीक है, 8 मार्च 1975। ठीक है, 1975 से जो है अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। और भारत में जो है 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये किसके जन्म दिवस के रूप में? तो सरोजिनी नायडू के लिए। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है आपका 15वां, 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? बताइए गुरु गोविंद सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो बताइए किसका राइट आंसर? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनके जन्म दिवस पे जो है 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो किसके जन्म दिवस के रूप में? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 23 जनवरी को क्या माना जाता है? तो 23 जनवरी को जो है पराक्रम, ठीक है, 23 जनवरी को कौन से दिवस के रूप में? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी? तो 1800, उनका जन्म हुआ था, माफी चाहूंगा, उनका जन्म कब हुआ था? तो 1897, ठीक है, 23 मार्च, अरे माफी, 23 जनवरी को जो है, 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी जो है 1897 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी 23 जनवरी को मनाने की? तो 2021 से। ठीक है, कब से? तो 2021 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी इसकी शुरुआत। ठीक है, कब से इसकी शुरुआत की गई थी? तो 2021। ठीक है, 2021 को जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किसने किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 16वां, 23 मार्च को किसके किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? बताइए। गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? सभी लोग को पता है 23 मार्च को शहीद दिवस किसके उसमें मनाया जाता है? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इसी के दिन जो है इन तीनों लोगों को जो है फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न जो है 17वां, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। 21 अप्रैल, 22 जून, 21 सितंबर, 15 अगस्त। तो कब मनाया जाता है? तो लोक सेवा जो दिवस है ये 21 सितंबर को, ठीक है, 21 सितंबर को जो है मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 21 नहीं, माफी चाहूंगा, 21 अप्रैल को। ठीक है, लोक सेवा दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। ठीक है, 22 जून दिया, 21 सितंबर दिया, 15 अगस्त। तो कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी? तो सन 2006 से। ठीक है, 2006 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? तो लोक सेवा दिवस के रूप में। और इसकी शुरुआत करने का मुख्य क्या वजह थी? तो 21 अप्रैल को जो है, 21 अप्रैल 1947 को, कब? 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के जो है कहाँ पे? तो मेटकाफ हाउस में, कहाँ पे? दिल्ली के मेटकाफ हाउस में सिविल सेवकों को संबोधित किया था। ठीक है, तो इस संबोधन में उन्होंने क्या कहा था सिविल सेवकों को? तो भारत का स्टील फ्रेम कहा था। ठीक है, क्या कहा था? तो भारत का स्टील फ्रेम। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का स्टील फ्रेम जो है सिविल सेवकों को किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, उन्होंने, और उसी के दिन जो है, इसी दिन उन्होंने कहा था 21 अप्रैल 1947 को। तो इसीलिए जो है 21 अप्रैल को जो है लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2006 से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो सब लोग नोट कर चुके हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है आपका 18वां, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? सी राजगोपालचारी, लाला लाजपत राय, एस राधाकृष्णन, और डी कहता है राजेंद्र प्रसाद। तो किसके? तो सभी लोग को पता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में जो है शिक्षक दिवस जो है, शिक्षक दिवस कब है? तो शिक्षक दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। तो ये जो है 5 सितंबर को। ठीक है, कितना? 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है साल कब हुई थी? तो 1962। कब हुई थी? तो 1962 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब से? तो इसकी शुरुआत 1962 से की गई थी। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर चुके होंगे। और जो है इनका ये 5 सितंबर को क्या है? तो ये डॉक्टर जो एस राधाकृष्णन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो है 5 सितंबर को ही जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1888 में, 5 सितंबर 1888 को जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जो है जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो तिरुत्तनी में हुआ था। ठीक है, और ये जो थे 1962 में जब डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, ठीक है, तब उनके कुछ छात्रों ने उनसे मिलने जाकर उनका जन्म दिवस जो है मनाने का अनुरोध किया था। तो इसीलिए जो है उसी के बाद से जो है इसको 5 सितंबर के रूप में जो है इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 19वां, विश्व शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। 21 अप्रैल को, 22 जून को, 21 सितंबर को, और डी कहता है 15 अगस्त को। तो कब? तो 21 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। विश्व शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 21। और विश्व शांति दिवस का मतलब, इसका अर्थ होता है कि विश्व में जो है शांति बनाए रखना। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1981 में। ठीक है, 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? तो विश्व शांति दिवस की 21 सितंबर को मनाया जाता है। 1981 से इसकी शुरुआत की गई थी। चलते नेक्स्ट प्रश्न जो है पीसा, हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा किसकी रचना? बताइए। विज्ञानेश्वर, कल्हड़, याज्ञवल्क्य, और डी कहता है हर्षवर्धन की। तो किसकी रचना है? तो हिंदू विधि से जो है मिताक्षरा किसकी है? तो विज्ञानेश्वर की। ठीक है,
ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 21वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है। और बी कहता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। सी कहता है जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। और डी कहता है जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो बताइए कब वो अधिनियम बनता है? तो जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न जो है 22। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। और जो है कारण कहता है भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो बताइए कौन सा इसमें कथन से ए आर दोनों सत्य है, आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण या व्याख्या है। और बी कहता है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही परंतु आर गलत है। और डी कहता है ए गलत परंतु आर सही है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो जो आपका ए कथन है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल सही है। परंतु ये जो पद है भारत के राष्ट्रपति का जो पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 23। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी? बताइए। संसद का सत्र आहूत करना है, संसद की बैठक स्थगित करना है, और सी कहता है संसद का सत्र अवसान करना है, और डी कहता है अध्यादेश जारी करना है। तो बताइए तो विधायी शक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो अध्यादेश जारी करना। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद के द्वारा है? तो अनुच्छेद 123। ठीक है, अध्यादेश जारी करना जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है प्रावधान इसका? तो 123 में। ठीक है, 123 के अंतर्गत जो है इसका प्रावधान किया गया है। और संसद के और जो इनकी विधायी शक्तियों का जो प्रावधान है भारत के संविधान के भाग 5 के अध्याय 3 कौन सा? तो भाग मैं लिख देता हूं, भाग 5 अध्याय कौन सा है? तो तीसरा है। ठीक है, अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 3 भाग 5 अध्याय 3 में दी गई है। ठीक है, और इनकी जो है और इसके जो है विशेषाधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद किस में है? तो 361 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इनके विशेषाधिकार जो है राष्ट्रपति को जो मिलने वाले विशेषाधिकार हैं संविधान के किस अनुच्छेद में इसको परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न जो है आपका 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का आप चयन करें। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। और दूसरा कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा कहता है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। चौथा कहता है यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। बताइए मात्र 1 2 4 सही है। और बी कहता है 1 2 3 सही है। और सी कहता है 2 3 4 सही है। और डी कहता है 1 3 4 सही है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो आपका जो है 2 3 4 जो है ये एकदम सही है। पहला जो है बिल्कुल गलत है। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती प्रधानमंत्री में नहीं कहा तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री में, इसलिए गलत हो गया। और बाकी जो है ये आपका तीनों सही, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 25। भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा, बताइए, बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, और तीसरा कहता है सशस्त्र विद्रोह का, और चौथा कहता है सांप्रदायिक जो है संघर्ष का। तो अधोलिखित में से कूट का जो है आप चयन कीजिए। 1 2 2 3 3 4 1 3। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या 1 व 3? ठीक है, राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का और सशस्त्र विद्रोह का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न में जो है 26। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बताइए। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 61। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है आपके अनुच्छेद 61 के द्वारा जो है दिया गया है, इसके द्वारा जो है चलाई जा सकती है राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 76 में क्या है? तो अनुच्छेद 76 के अनुसार जो है महान्यायवादी के बारे में इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है भारत के महान्यायवादी के बारे में जो है जुड़ी जानकारियां उनसे दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 76 में दी गई है। और अनुच्छेद 75 में क्या है? तो अनुच्छेद 75 में जो है जो मंत्रियों से जुड़ी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के निर्माण और उनकी जो कार्रवाइयां हैं उनसे जुड़ी जो है जो भी शक्तियां हैं अनुच्छेद 75 के अनुसार है। ठीक है, और अनुच्छेद 356 के अनुसार क्या है? तो अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर कोई राज्य जो संवैधानिक तंत्र के मुताबिक काम नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति जो है राज्य में क्या राष्ट्रपति शासन लगा सकता है अनुच्छेद 356 के अनुसार। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 27।
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है बताइए? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा और राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त बैठक की जो है आहूत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और एक संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न में जो है 28, निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है बताइए? राज्यपाल को है, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को? तो किसे है? तो राष्ट्रपति को होता है। जो भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, और इस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इस संविधान के जो है 44, ठीक है, 244 के एक में जो है इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके द्वारा जो है इस तहत के द्वारा जो है राष्ट्रपति किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र जो है घोषित कर सकता है। ठीक है, और इसमें जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल से सलाह मशूरा करके किसी राज्य के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र जो है घोषित करते हैं। ठीक है, इस आदेश के जरिए जो अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं को जानकारी जो है दी जाती है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा है? तो अनुच्छेद 244(1) के द्वारा। ठीक है, तो सभी नोट कर चुके हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न में जो है 29, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति जो है निम्न में से किस पर लागू होती है बताइए? लोकसभा के अध्यक्ष पर, राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर और भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो किस पर लागू होती है? तो राष्ट्रपति पर नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है मात्र एक कठपुतली के जो होता है, जो भी कार्य करना रहता है वो प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है, तो प्रधानमंत्री से ही भारत के जो राष्ट्रपति है बस नाम का एक राष्ट्रपति है। ठीक है, वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु वह नेतृत्व नहीं करता है। इसी पे लागू होता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न में जो है आपका 30, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ बताइए? युगोस्लाविया में, बी कहता है मिस्र में, सी कहता है स्विट्जरलैंड और डी कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपका जो है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न में जो है 31, कथन ए कहता है सभी देशांतर वृत्त जो वृहत वृत्त होते हैं, और कारण कहता है एक बृहद वृत्त पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करता है। तो देखिए कथन तथा कारण दोनों सही हैं और तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। और बी कहता है कथन कारण दोनों सही हैं परंतु जो है कारण कथन का जो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और सी कहता है कथन सही परंतु कारण गलत है। और डी कहता है कारण सही परंतु कथन गलत है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कथन कारण दोनों सत्य है और जो उसके साथ कथन जो कारण है कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्योंकि सभी देशांतर बृहद वृत्त होते हैं, बिल्कुल सही है। और एक बृहद वृत्त जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न जो 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताइए? मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। दूसरा कहता है भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। और तीसरा कहता है दिन रात का होना भू परिभ्रमण का कारण है। और चौथा कहता है उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच अधिकतम भू धरातल है। और पांचवा कहता है सभी यामत्तर सदैव एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या है? 2, 3, 4, 5 सही है, 1, 4, 5 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है और डी कहता है सभी सत्य हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो जो आपके सत्य हैं ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 1, 2, 3, 4 सत्य परंतु पांचवा जो गलत है, सभी यामत्तर सदैव एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपका जो गलत है। यामोत्तर जो है पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा होती है। ये क्या होती है? जो आपकी यामोत्तर सदैव जो है सभी यामोत्तर रेखा क्या है? ये तो सभी यामोत्तर जो हमेशा एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं। और यामोत्तर जो है पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, ये रेखा जो होती है उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती है। ठीक है, तो आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 33, निम्नलिखित में से किसी एक स्थान के अंशांश तथा देशांतर क्रमशः 28.38 डिग्री नॉर्थ और 77.12 डिग्री ईस्ट है बताइए? जयपुर का, दिल्ली का, लखनऊ का, इलाहाबाद का। तो किसका है? तो दिल्ली का है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है बताइए? सभी यामत्तर वास्तविक उत्तर दक्षिण दिशा में चलते हैं। और बी कहता है यामत्तर भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूर होते हैं और ध्रुवों पर सर्वनिष्ठ बिंदुओं पर अभिसरित होते हैं। और सी कहता है सभी यामत्तर सदैव एक दूसरे के समान होते हैं। अभी पिछले प्रश्न में मैं इसका आंसर बताया था, इसलिए देखिए इसमें आपसे नहीं पूछा था तो ही आपको यहीं पे गलत मिल गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, और डी भी पढ़ लेते हैं। ग्लोब पर अनिश्चित संख्या में यामत्तर खींचे जा सकते हैं। ये बाकी तीनों आपके जो है बिल्कुल सत्य हैं। और ये जो है आपका
गलत है, सी ऑप्शन आपसे रॉन्ग पूछा था कौन सा है। तो सभी यामोत्तर सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं, तो ये समानांतर नहीं होते हैं। ठीक है, मैं आपको पुनः बताता हूं, यामोत्तर सभी जो है पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। यह रेखाएं जो उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं और यामोत्तर भूमध्य रेखा पर सबसे दूर होते हैं और ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, और इनके बारे में कुछ और बिंदु बताता हूं। ग्लोब पर जो है अनंत संख्या में क्या यामोत्तर खींचे जा सकते हैं, जो अभी ये बताया आपको डी अप है। ठीक है, और आमतौर पर केवल कुछ जो चयनित यामोत्तर और समानताएं ही जो है मानचित्रों और ग्लोब पर चिन्हित की जाती हैं। ठीक है, जो अनगिनत जो खींची जाती है उनको सभी को नहीं प्रदर्शित किया जाता है, कुछ को ही जो है उनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और यामोत्तर और समांतर रेखाएं हमेशा एक दूसरे को क्या समकोण पर काटती हैं। अगर आपसे पूछे कहाँ काटती हैं, यामोत्तर और समांतर रेखाएं जो हमेशा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ठीक है, और पृथ्वी पर किसी भी बिंदु पर का पता लगाने के लिए अंशांश और देशांतर माप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सब लोग नोट कर चुके होंगे। और भारत का जो मानक यामोत्तर अगर आपके बताएं तो क्या है, तो 82.5। ठीक है, कितना, 82.5। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट पूर्व। ठीक है, ठीक है, सब लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत का मानक यामोत्तर कितनी डिग्री है, तो 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व है। ठीक है, और लंदन के पास स्थिति जो है ग्रीनविच से जाने वाली यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर माना गया है। इसे क्या कहते हैं, तो 0 डिग्री माना जाता है। ठीक है, तो कितना है भारत का, तो 82 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, तो सभी लोग नोट कीजिए कितना, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, तो चलिए प्रश्न जो है 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है। ठीक है, विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, 60 डिग्री जो है उत्तरी अंशांश रेखा। तो बताइए आंसर क्या है, तो बृहद ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है, तो 60 डिग्री उत्तरी अंशांश रेखा जो है आपका ये बृहद वृत्त ग्लोब पर नहीं है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। 60 डिग्री जो है उत्तरी अंशांश पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित एक काल्पनिक रेखा होती है। अगर आपसे पूछे ये जो 60 डिग्री उत्तरी अंशांश रेखा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, और यह जो रेखा होती है प्रशांत और अटलांटिक महासागर, साथ ही उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के भूमीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है। ठीक है, 60 डिग्री उत्तरी अंशांश से होकर गुजरने वाले कुछ देश हैं, जैसे उसमें आता है कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और रूस, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम शामिल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे अगर क्षेत्र जो 60 डिग्री उत्तरी अंशांश का जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसका है, तो कनाडा का क्षेत्रफल जो है 40% से ज़्यादा हिस्सा जो है 60 डिग्री उत्तरी अंशांश के ऊपर है। ठीक है, अगर आपसे पूछे किस देश का है, तो कनाडा का। ठीक है, सभी लोग नोट कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में जो है 36, प्रधान यामोत्तर ध्रुवीय वृत्त तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, बताइए। अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में, प्रशांत महासागर में। अभी मैं बताया कहाँ पे, तो अंध महासागर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न में जो है 37, निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम जो है उत्तर में अवस्थित है, बीजिंग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, रोम। तो कौन एकदम दूरतम है, तो रोम है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते प्रश्न नंबर 38, यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल के अनुलंब होता तो निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ होता, बताइए। उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा, दिन और रात पूरे वर्ष भर समान होंगे, और सी कहता है मौसमों का कोई परिवर्तन नहीं होगा, और डी कहता है सूर्य भूमध्य रेखा के अनुलंब होगा। तो बताइए क्या नहीं हुआ होता, तो उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा, यही जो है नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 39, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती, बताइए। अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीर से, और डी कहता है स्पेन से। कहाँ से, तो नाइजर से। यहाँ से जो है प्रधान यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती। मैं भी पिछले वीडियो में बताया था प्रधान यामोत्तर रेखा किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, बताइए, तो 0 डिग्री को। ठीक है, देशांतर 0 डिग्री को कहा जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा। और किस देश से नहीं गुजरती है, तो नाइजर से। और किन किन देशों से गुजरती है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। यूनाइटेड किंगडम से, स्पेन से, फ्रांस से, गाना, अल्जीरिया और माली है, टोगो है, बुर्किनो फासो। ठीक है, बुर्किनो फासो और अंटार्कटिका से। ठीक है, अंटार्कटिका से। ठीक है, आपको मैं पुनः बताता हूँ, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, गाना, अल्जीरिया, माली, टोगो और बुर्किनो फासो और अंटार्कटिका से। ठीक है, इतने देशों से जो है ये गुजरता है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 40, अंतरिक्ष में
कई 100 किलोमीटर से की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते बताइए। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। और बी कहता है पृथ्वी के इर्द गिर्द की ओजोन परत उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। और सी कहता है वायुमंडल की ऊपरी परतों में उपस्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने देती है। और डी कहता है उपरोक्त कथनों ए बी सी मतलब सभी सही नहीं है। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति होती है उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है, इसके कारण जो धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न 41। ये 10 आपके जो महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला होगी। हाल ही में भारतीय सेना की स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन है बताइए। गीता राणा, पायल छाबड़ा, भावना कांत और डी कहता है शिवांगी सिंह। तो कौन बनी है। तो पायल छाबड़ा बनी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 42। टाइम्स मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित टाइम 100 मतलब 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2023 के लिए चुना है बताइए। शाहरुख खान, आमिर खान, आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन। तो किसको। तो आयुष्मान खुराना को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 43। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने लाल दुहोना का संबंध किस पार्टी से बताइए। कांग्रेस, बीजेपी, जोरा पीपुल्स मूवमेंट और डी कहता है मिजो पीपुल्स पार्टी। तो किससे है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जोराम पीपुल्स। तो किस पार्टी के हैं। तो जोराम पीपुल्स मूवमेंट के। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 44। केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ईडी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया बताइए। सुमिता सेठ, रश्मि शुक्ला, संजय कुमार मिश्रा, राहुल नवीन। तो किसे। तो राहुल नवीन को। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 45। हाल ही में किस भारतवंशी अर्थशास्त्री सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने बताइए। धर्म सनमुगर रत्नम और बी कहता है थर्मन सनमुगर रत्नम और सी कहता है वर्मन सनमुगम रत्नम और डी कहता है यर्मन जो है सनमुगम रत्नम। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो थर्मन। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। थर्मन सनमुगम रत्नम जो है ये वहाँ के कहाँ के सिंगापुर के जो है 9वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, भारतवंशी है। चलिए प्रश्न नंबर 46। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में अपनी तरह के पहले भव्य संगीत समारोह कृष्णवेणी संगीता जो है निर्जमन का उद्घाटन कहाँ किया बताइए। ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, बी कहता है विजयवाड़ा, सी कहता है अमरावती और डी कहता है चित्तूर। तो राइट आंसर क्या है। तो विजयवाड़ा में किया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 47। हाल ही में राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट नामक देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण कहाँ किया गया बताइए। उदयपुर, जयपुर, कोटा, पुष्कर। तो कहाँ पे किया गया है। तो कोटा में किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 48। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया। बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो कहाँ। तो गुजरात में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 49। तमिलनाडु के किस मंदिर को भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का दर्जा दिया गया। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तिरुचिरापल्ली है और बी कहता है तट मंदिर मामल्लपुरम है और सी कहता है मीनाक्षी मंदिर मदुरै का और डी कहता है स्वामी मलाई मुरुगन जो है मंदिर तंजावुर का। तो राइट आंसर क्या है। तो तट मंदिर ममल्लपुरम का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 50। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की 14 फुट की आदमकद कांस्य प्रतिमा कहाँ लगाई गई बताइए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ईडन गार्डन कोलकाता, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई और डी कहता है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। तो कहाँ पे। तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 पदों की श्रृंखला यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दो। जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर दे दें। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से जो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद।